नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड फॉरेस्ट एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे और हम इस वीडियो में ना सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे बल्कि मेरा फोकस इस बात पर रहेगा कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं और उन ऑप्शन के माध्यम से हमें जितनी ज़्यादा फैक्ट्स मिल सकते हैं तो उन फैक्ट्स पर भी हम चर्चा करेंगे और इस प्रकार से आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किन किन प्रश्नों की भविष्य में आने की संभावना है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ना सिर्फ आप पेपर सॉल्व करिए बल्कि उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन क्वेश्चन के अंदर हमें जितने भी ऑप्शन वगैरह मिलते हैं तो उन ऑप्शन को भी आप सर्च करिए, तो भविष्य में उन ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी उद्देश्य के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हम सामान्य हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है भास्कर, द्वारका, कृशांगिनी या फिर प्रज्वलित। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कृशांगिनी। देखिए, कृशांगिनी ये वर्ड गलत है, ठीक है। तो कृशांगिनी नहीं होता, तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप होगा वो होगा, तो ये होता है शुद्ध रूप। और जहाँ पर कृशांगिनी दिया हुआ है ये गलत है। देखिए, कृशांगी का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाली युवती को हम कृशांगी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भास्कर देख रहे हैं, ठीक है। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भास्कर होता है या फिर भास्कर होता है, तो ये गलत है, ठीक है। भास्कर नहीं होता, वो भास्कर होता है, ठीक है। तो भास्कर को आप याद रखिएगा। अब देखिए, भास्कर किसका पर्यायवाची है? भास्कर है सूर्य का पर्यायवाची। चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर हम भास्कर वर्ड को हम तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा भा प्लस कर। इसमें विसर्ग संधि है, तो भा का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। भा का मतलब होता है प्रकाश और कर का मतलब होता है किरणें, ठीक है। तो इस भास्कर का पूरा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रकाश की किरणें फैलाने वाला। तो प्रकाश की किरणें कौन फैलाता है? वो फैलाता है सूर्य, ठीक है। और इसके अलावा हम चलो सूर्य की भी हम पर्यायवाची साथ में देख लेते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची आपने सुना होगा, मारतंड। क्या होता है? मारतंड, ठीक है। तो मारतंड भी सूर्य को कहते हैं, आप याद रखिएगा। इसके अलावा सविता कहते हैं, ठीक है। देखिए, सविता का मतलब होता है जो सुबह सवेरे जो सूर्य का रंग लाल होता है ना, तो उस सूर्य को हम सविता बोलते हैं। जो बिल्कुल लाल रंग का प्रकाश देता है उसे हम सविता बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भानु, ठीक है। भा आपको मैंने भी बताया, भा का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। तो भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा दिवाकर, ठीक है। दिवाकर भी होता है, दिवा का मतलब होता है दिन, ठीक है। जो दिन में कर मतलब होता है किरणें, तो दिन में किरणें देने वाला, मतलब दिन में जो उजाला देता है उसे हम दिवाकर कहते हैं, अर्थात सूर्य। इसके अलावा भास्पति भी कहते हैं, ठीक है। भास्पति मतलब कि भा यहाँ पर देखिए आया है, भा का मतलब होता है प्रकाश। तो समस्त प्रकाश का जो स्वामी होता है, पति मतलब स्वामी, वो कौन है? वो है सूर्य, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भास्कर हो गया, मार्तंड हो गया, सविता हो गया, भानु हो गया, दिवाकर हो गया और भास्पति, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। देखिए, शुरू में मैंने जो ये मार्तंड शब्द बताया, मार्तंड का मतलब जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक बनता है मार्त, मार्त प्लस अंड, ठीक है। तो मार्त का मतलब होता है भस्म, ठीक है। मार्त का मतलब क्या होता है? भस्म होता है। और अंडे का मतलब जो इसे स्टोर करता है यहाँ पर, ठीक है। तो भस्म का एक अंडा कह सकते हैं, अर्थात अंडा मतलब जो गोल होता है। तो भस्म का मतलब क्या यहाँ पर? वही प्रकाश, गैस, ठीक है। तो प्रकाश जो सूर्य है वो जो प्रज्वलित हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है गैस के कारण। तो इसी कारण से भस्म कहा है। तो भस्म का गोलाकार हम अंडे कह सकते हैं, तो उसे हम मार्तंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन में बात करें तो कई जगह आपको द्वारिका मिलेगा, ठीक है। और कई विद्यार्थी ये सही समझ लेते हैं, द्वारिका मतलब ये शुद्ध रूप द्वारिका का ये है, पर ये गलत है। द्वारका इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, द्वारका होता है। कृशांगी मैंने आपको बता दिया और प्रज्वलित आपको बताइए, ठीक ही है। प्रज्वलित मतलब होता है कुछ चीज़ का जलना, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देख लिया अशुद्ध वर्तनी क्या होगी, यहाँ पर होगी कृशांगिनी। हाँ, एक चीज़ और है, कृशांगिनी से एक मिलता जुलता शब्द है कृशाणु,
देखिए कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, तो कृषाणु एक प्रकार से अग्नि का, आग का पर्यायवाची भी है, तो आप याद रखना कृषाणु कभी पेपर में आ जाएगा तो कृषाणु का मतलब होता है अग्नि। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, और वो कौन सा है? सेठ ये तद्भव शब्द है और सृष्टि ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनके थोड़ा रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे जो सृष्टि है, सृष्टि क्या है? संस्कृत शब्द है, और सृष्टि को तद्भव में मतलब कि हिंदी में सीड बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है टकसाल, टकसाल जहाँ सिक्कों का निर्माण होता है, और टकसाल को संस्कृत में अर्थात तत्सम शब्द जो इसका है वो है टंकशाला, बिल्कुल सही है। अगला है रहट, रहट का मतलब होता है इस प्रकार से समझिए, रहट मतलब होता है एक सिंचाई का यंत्र होता है। आपने कुआं देखा होगा, कुएं में से जब पानी निकाला जाता है तो एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक चरखा होता है, उसको घुमाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, तो उसको रहट बोलते हैं। ठीक है, तो रहट इसने जो तत्सम शब्द बोला है वो है अरहट बोला है, ये गलत है। ठीक है, अरहट नहीं होता, वो अरघट्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? अरघट्ट होता है। ठीक है, घ होता है, जैसे यहाँ पर हो का यूज हुआ है, हो नहीं होता, घ होता है। ठीक है, अगला है कटहल, और कटहल को संस्कृत में बोलते हैं कंठ फल कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, तो इसका जो ये तीसरा इसका ऑप्शन है ये गलत है, अरघट्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? प्राची, प्रतीची, समास, व्यास, मृषण, रुक्ष, या फिर अनक का उल्टा नीरक। तो इसमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन डी, अनग का जो यहाँ पर इसने नीरक का है ये बिल्कुल गलत है। देखिए अनग का मतलब होता है जो पवित्र होता है उसे अनग बोलते हैं, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है अघ। ठीक है, क्या होता है? अघ। अघ का मतलब होता है पापी, तो अघ का उल्टा होता है अनग। ठीक है, ये नीरक बिल्कुल गलत है, अनग का उल्टा होता है अघ। ठीक है, अघ का अर्थ होता है पापी और अनग का अर्थ होता है पवित्र या पुण्य आत्मा, हम जैसे कहते हैं ना, पुण्य पवित्र, इस टाइप से। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है मृषण, मृषण मतलब होता है बहुत मुलायम, और मुलायम का उल्टा क्या होगा? जो खुरदुरा टाइप का होगा। ठीक है, तो रुक्ष का मतलब होता है रूखा हुआ, रूखा टाइप का जो होगा, जिसको हम पहाड़ी में उबड़ खाबड़ भी बोलते हैं, तो इस टाइप से। तो मृषण का उल्टा होता है रुक्ष। समास का उल्टा व्यास, बिल्कुल सही है। देखिए समास का मतलब होता है किसी चीज़ का योग करना। ठीक है, और व्यास का मतलब होता है उससे अलग अलग करना, मतलब पृथक करना। और इसमें जो ऑप्शन ए है, प्राची का उल्टा प्रतीची। देखिए प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। ठीक है, प्राची का मतलब होता है पूर्व, और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिमता। ठीक है, पूर्व पश्चिम, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, तो वह कौन सा है? पर्त, गर्त, सेना, या फिर निकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गर्त। गर्त मतलब होता है बहुत गहरा, और दल का मतलब क्या होता है? दल के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। दल का एक मतलब होता है पर्त, पर्त बोले तो जैसे पत्ता। ठीक है, आपने अगर विज्ञान में पढ़ा होगा तो जब हम पुष्प दल पढ़ते हैं उसमें जो पुष्प के पत्ते होते हैं तो उसे हम पर्त बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है सेना, बिल्कुल सही है, दल कहते हैं हम। और अगला है निकर, तो जो निकर का मतलब होता है, निकर का मतलब होता है समूह। ठीक है, झुंड में होना, उसको निकर बोलते हैं। तो यहाँ पर दल का ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसमें गलत है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी को चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था? काका कालेलकर, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, काका कालेलकर। ठीक है, और इस यहाँ पर जो धीरेन्द्र वर्मा शब्द हुआ है, इन्होंने हिंदी को पहली बार खड़ी बोली बोला था, ये पेपर में आता है। ठीक है, तो खड़ी बोली शब्द किसने हिंदी के लिए यूज किया था सबसे पहले? तो वो किया था धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, ये याद रखना आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हारिद, बासंत, रक्तलोचन, या फिर परेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बासंत। देखिए बासंत बसंत ऋतु से संबंधित है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कबूतर को हारिद भी बोलते हैं, रक्तलोचन भी बोलते हैं। रक्तलोचन उसकी जो आंखें होती हैं कबूतर की वो लाल होती हैं, इसलिए रक्तलोचन। ठीक है, और परेवा भी बोलते हैं। परेवा का मतलब होता है जो तेज चलने वाला जो पक्षी होता है उसे परेवा बोलते हैं।
आपने एक चीज़ सुनी होगी कि पुराने ज़माने में कबूतर के माध्यम से पत्राचार किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि जो कबूतर की स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए। ठीक है, तो परेवा का जो मतलब है, परेवा का मतलब होता है तेज चलने वाला जो पक्षी होता है उसे परेवा बोलते हैं। तो यहाँ पर परेवा का जो पर्यायवाची है वो है कबूतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, इतर प्लस इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र कौन सा है? ये बहुत डीप पूछा है। संधि सूत्र ये संस्कृत में जो संधि विच्छेद यूज होते हैं वहाँ पर उनके फॉर्मूले होते हैं, उनके सूत्र होते हैं। जैसे जो इको यणची है ये यण संधि का सूत्र है। अकह सवर्णे दीर्घ ये दीर्घ संधि का सूत्र है। वृद्धि रेची ये वृद्धि संधि का सूत्र है। और आद गुण ये गुण संधि का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इतर प्लस इतर में कौन सी संधि यूज हुई है? ये है गुण संधि। गुण संधि में आपने देखा होगा कि जब औ के बाद ई आता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए इतरेतर में एक ही मात्रा लगी है, तो यहाँ पर इसलिए गुण संधि प्रयुक्त हुई है और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पीस रहे हैं, गलत। इतनी रात बीती तुम क्यों आई? बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ये आपने बहुत बार प्रयोग भी किया होगा और ये बिल्कुल सही भी है। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। जल्दी मत करो, धैर्य से काम लो, धैर्यता से काम लो। तो जल्दी मत करो, धैर्यता, ये तो एक ही शब्द है, 2 बार यूज है, तो ये भी व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए प्रयुक्त है? अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, या फिर कोयले की दलाली में मुंह काला। तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, जिसकी किस्मत ही खराब होती है वो हमेशा सुख से क्या हो जाता है? वंचित रह जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। और इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है अंधा पीसे कुत्ता खाए, तो अंधा पीसे कुत्ता खाए का मतलब होता है कि मूर्खों की कमाई हमेशा व्यर्थ में नष्ट होती है। ठीक है, और अंधेर नगरी चौपट राजा तो आपने सुना ही होगा, जहाँ ना कोई नियम कानून होते हैं, किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, वहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी, कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका मतलब होता है कि अगर आप बुरों का साथ दोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप गलत करोगे तो भविष्य में आपकी बदनामी होगी ही होगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है? परिपत्र, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति या फिर विज्ञप्ति? तो राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को कहते हैं विज्ञप्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? विज्ञप्ति बोलते हैं। ठीक है, और उस विज्ञप्ति को जब हम प्रेस के माध्यम से प्रकाशित करते हैं तो उससे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है विज्ञापन, देखिए विज्ञापन का मतलब होता है, देखिए इसे अगर हम तोड़ेंगे ना, वी से हो गया विशेष, ज्ञापन मतलब हो गया जानकारी। जब हम किसी को बिल्कुल विशेष जानकारी प्रदान करते हैं तो उसे विज्ञापन बोलते हैं। तो जब कोई कंपनी या फिर कोई सरकार भी अगर किसी अपने उत्पाद को या फिर अपनी कोई सर्विस अगर वो लॉन्च कर रही है, तो जब उसे वो बेच रही होती है तो वहाँ पर वो जनसंचार के माध्यम से लोगों से जुड़ती है, तो उसे हम विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन ए है परिपत्र, देखिए परिपत्र का मतलब होता है जब एक साथ कई सारे विभागों को या फिर कई सारे अधिकारियों को साथ में एक पत्र भेजा जाता है तो उसे हम परिपत्र बोलते हैं। ठीक है, एक साथ कई सारे विभागों को भेजे जाने वाले पत्र को परिपत्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान समाचार की भाषा की समाचार भारती या फिर यूनिवार्ता? तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI, तो इसने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए यूनिवार्ता नामक समाचार एजेंसी की स्थापना की। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था और ये जनसंचार में इस बार ऐसे ही क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए यहाँ पर हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो UNI है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो भविष्य में ये क्वेश्चन आ सकता है कि UNI की स्थापना कब हुई? तो अब याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1959 में। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये अंग्रेजी समाचार एजेंसी थी। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने हिंदी समाचार कब से स्टार्ट किया, तो 1982 से किया था। ठीक है, और कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्थापना की किसने थी, तो PC रॉय ने की थी। ठीक है, विधान चंद्र रॉय, ये पश्चिम बंगाल के
दूसरे मुख्यमंत्री थे, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें हिंदुस्तान समाचार की, तो हिंदुस्तान समाचार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और किसने की, कभी क्वेश्चन आ गया तो एस एस आप्टे ने की थी। किसने की थी? एस एस आप्टे ने, ठीक है। ये की थी हिंदुस्तान समाचार की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपने एक शब्द सुना होगा ANI, ठीक है। जब भी कोई सरकारी न्यूज़ आती है तो आपने देखा होगा ना, जब कोई संवाददाता उनसे पूछ रहा होता है क्वेश्चन, तो उन्हें उनके पास आपको ये ANI का माइक आपको जरूर मिलेगा। तो ये ANI क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आ जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1971 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1971 को हुई थी। किसने की थी? प्रेम प्रकाश ने की थी। ये भी पेपर में आ सकता। समस्त सरकारी जितने भी ये जनसंचार किए जाते हैं वो इसी के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। प्रेम प्रकाश ने की थी। आपने एक और सुना होगा PTI, ये भी पेपर में पहले पूछा गया है। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपने सुना होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 अगस्त को, ठीक है। 27 अगस्त 1947 में, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे कुछ दिन बाद, ठीक है। ये वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। ये भी याद रखना, कभी पेपर में आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? ये है PTI, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भविष्य में इनमें इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 12वां। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? रैम में, रोम में, या बिट में, या फिर CPU में? तो इसका जो सही आंसर है वो है रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है हमेशा और भविष्य में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? इससे क्वेश्चन जरूर आता है और भविष्य में भी जरूर आएगा, आप लिख के ले लीजिए। इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब तक आपका कंप्यूटर खुला रहेगा तब तक इस वॉलेटाइल मेमोरी में जितने भी आपने डाटा सेव किया है वो तब तक सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं उसी समय ये डाटा जो भी आपने इसमें सेव किया था वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आप कंप्यूटर अगर बंद भी कर दें लेकिन उसके अंदर आपने जितने भी अपने डेटा, फाइल वगैरह आदि जितनी कुछ भी अगर सेव किया है तो वो सुरक्षित रहता है। उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल मेमोरी कैसे, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे रैम, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो रैम क्या है? रैम है वॉलेटाइल मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसे CPU एक्सेस करता है, जिसे हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन से इसमें उदाहरण हैं? जैसे आपने सुना होगा कैचेस मेमोरी, ठीक है। ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। कैचेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? वॉलेटाइल, जो कंप्यूटर बंद होने के बाद नष्ट हो जाती है, ठीक है। आया है क्वेश्चन पहले पेपर में कि कैचेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल। तो आप याद रखिएगा, जो कैचेस मेमोरी होती है, रैम होती है, ये सब वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आती हैं, ठीक है। इसी कारण इस वॉलेटाइल मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, कंप्यूटर में शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं? तो वो रैम को कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या फिर कैचेस को कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी को कहते हैं, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होंगी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती हैं जो जिसमें डेटा हमेशा परमानेंट सेव रहता है, जैसे HDD, ठीक है। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर में, तो वो नॉन वॉलेटाइल होती है। जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो क्या वो मेमोरी बंद, जो उसमें जो आपने सेव करा है वो डिलीट हो जाता है क्या? नहीं होता। इसके अलावा SSD, ये HDD का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप अपने कंप्यूटर में SSD लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, बहुत अच्छा चलता है। तो SSD का फुल फॉर्म क्या है? SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा भविष्य में। सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम SSD बोलते हैं। और इसके अलावा रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसे आप सिर्फ
रीड कर सकते हैं। तो ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं, हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना, वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, जो टेम्पररी होती हैं। अगर आप अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे तो ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। जैसे इसके उदाहरण है रैम, कैचेस मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिससे आप अगर हम अपना कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तो ये इसमें सेव डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता। ऑटो डिलीट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप करेंगे डिलीट तो बात अलग है, लेकिन ऑटो डिलीट नहीं होगा, अपने हाथ से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, देवेंद्रनाथ शर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, या फिर विद्यानिवास मिश्र ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा प्रविशेषण को अंतर्विशेषण बोला है। बहुत डीप पूछा है, इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन ही पढ़ लीजिएगा कि किस हिंदी के पुराने विशेषज्ञ ने किसको क्या बोला इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली शब्द का यूज किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? मुक्तिबोध ने काठ का सपना लिखा, बिल्कुल सही है। शेखर जोशी ने हलवा, इनकी रचना है, बिल्कुल सही है। और मन्नू भंडारी जी ने त्रिशंकु लिखी, बिल्कुल सही है। शैलेश मटियानी ने उत्तर प्रदेशी लिखी है, बिल्कुल गलत। शैलेश मटियानी ने उत्तर प्रदेशी नहीं लिखी है। ये जो उत्तर प्रदेशी रचना है ये लिखी थी सच्चिदानंद वात्स्यायन ने। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुक्तिबोध, शेखर जोशी और मन्नू भंडारी आपके सिलेबस में है। तो इनके बारे में थोड़ा चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, लगे हाथ आपके साहित्य और इनकी रचनाएं भी कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेखर जोशी के बारे में। ठीक है, तो शेखर जोशी आपने इनके बारे में सुना होगा, हमारे उत्तराखंड से हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1932 में। इसे आप याद कर लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दी है तो एनसीईआरटी में दी है तो पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो शेखर जोशी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे एक है गलता लोहा। ये जो एक गलता लोहा है ये इनकी, इसमें अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि गलता लोहा की थीम क्या है, तो ये जाति व्यवस्था पर इन्होंने टिप्पणी करी है। ठीक है, तो इस गलता लोहा के माध्यम से। अगली जो इनकी कहानी संग्रह है, जैसे कोसी का घटवार, सुना होगा आपने, पेपर में अक्सर पूछा गया है। और साथ के लोग, इसके अलावा दाजू, हाल ही के पेपर में पूछा गया था दाजू। अगला है हलवाहा। अगला है, एक है नौरंगी बीमार है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसके अलावा एक इनकी और रचना है एक पेड़ की याद, तो ये इनकी शब्द चित्र संग्रह है। ठीक है, और जो ये दाजू मैंने आपको बताया, ये एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है, तो उन्होंने इस दाजू इनकी रचना पर एक फिल्म का निर्माण किया था, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने। ठीक है, तो शेखर जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, और इतनी ही इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आप बिल्कुल कुछ मत पढ़िएगा। पेपर में आएगा तो इन्हीं जो मैंने रचनाएं बताई इनमें से ही आएगा। इनका जन्म याद कर लीजिएगा, 1932 में जन्म हुआ, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला जो इसमें ऑप्शन है वो है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। तो मन्नू भंडारी जी का जब जन्म हुआ था वो हुआ था शेखर जोशी जी से 2 साल पहले, 1931 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक है रजनी। ठीक है, रजनी है, निर्मला है। ठीक है, इसके अलावा स्वामी, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि दाजू पर फिल्म बनी, किसने बनाई थी? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने। तो उसी प्रकार से जो ये रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ये जो ये इनकी रचनाएं हैं, इन पर भी धारावाहिक जो एपिसोड होते हैं या फिल्म होती हैं तो वो बन चुकी हैं। तो ये 4 के 4 इनकी पटकथाएं हैं। पटकथा क्या होती है? पटकथा मतलब होता है जैसे हम मंच पर अभिनय करने के लिए नाटक लिखते हैं, उसी प्रकार कैमरे के सामने कह सकते हैं, या फिल्मों के लिए जो कथाएं लिखी जाती हैं तो उन्हें पटकथा कहते हैं। ठीक है, तो रजनी याद कर लेना, निर्मला, स्वामी और दर्पण। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछे जाएंगे। तो पहला जो कहानी संग्रह है वो है एक प्लेट सैलाब। इसके अलावा दूसरा है मैं हार गई। ठीक है, तीसरा है 3 निगाहों की एक तस्वीर, और अगला है यही सच है, और त्रिशंकु हमने पढ़ी लिया है, और लास्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आंखों देखा झूठ। और इसके अलावा मन्नू भंडारी जी ने कुछ उपन्यास भी लिखे थे, साथ में ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आया हुआ है जो उपन्यास मैं आपको बता रहा हूँ। आपका बंटी,
आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा महाभोज, ठीक है, और स्वामी, स्वामी मैंने आपको जो ऊपर बताया कि पटकथा है, ठीक है। और एक लास्ट है 1 इंच मुस्कान। जो ये 1 इंच मुस्कान है ना, ये इन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ लिखा था। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कभी कि 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी जी ने किसके साथ लिखी, तो ये लिखा था राजेंद्र यादव जी के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला है इसमें ऑप्शन ए मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में पढ़ें तो इनका जैसे यहाँ पर काट का सपना है, पेपर में पहले भी आ गया, बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो इनके बारे में हम चलिए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1917 में। अब आपको इनका जन्म और जन्म स्थान याद कर लेना, ठीक है, पेपर में पूछा जा रहा है। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है कभी पेपर में, तो इनके बचपन का नाम था बाबू साहब, ठीक है। और कुछ इनकी कविताएं हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, कहानी भी पूछी गई हैं, ठीक है, उन्हें चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो काव्य रचना है, आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, चाँद का मुँह टेढ़ा है। ये पेपर में इनकी ये रचना बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, ये भी आपने सुना होगा। और इनके एक निबंध संग्रह है, ये निबंध संग्रह एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये है एक साहित्य की डायरी, ठीक है, ये याद रखना, एक साहित्य की डायरी। इसके अलावा इनकी कुछ 2-3 कहानी संग्रह है, जैसे एक काट का सपना मैंने आपको बता ही दिया, इनकी कहानी है। इसके अलावा सतह से उठता आदमी, ठीक है, क्या? सतह से उठता आदमी, ठीक है। और एक इनका एक उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, यह है विपात्र, ठीक है, क्या है? विपात्र। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने एक साप्ताहिक भी इन्होंने प्रकाशित किया था, वो है नया खून। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने साहित्यकार पढ़े। देखिए एक वीडियो से, एक क्वेश्चन से आपने 3 आज साहित्यकार अच्छे से याद कर लिए हैं। और आप यकीन मानिए जो भी मैंने आपको साहित्यकार बताए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सब मैंने एनसीईआरटी के अनुसार बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर यही रिपीट भी होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? पीताम्बर दत्त बर्थुआल का, सुमित्रानंदन पंत का, मंगेश डबराल का, या फिर शेखर जोशी का? तो इसका आंसर, जो सही आंसर है, वो है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। सुमित्रानंदन जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था अल्मोड़ा में, कौसानी में हुआ था। अब तो खैर कौसानी बागेश्वर में है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1900 में। कब हुआ था? 1900 में, ठीक है। 20 मई को हुआ था, वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप 1900 जरूर याद रखना, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1968 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था काला और बूढ़ा चाँद के लिए, ठीक है। इनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, जैसे वीणा है, पल्लव है, युगवाणी है, और ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, और लोकायतन है। तो ये जो कुछ मैंने 5-6 काव्य संग्रह बताए, ये याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में दी हुई है। वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन, ठीक है। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, उसका नाम था रूपाभ, ठीक है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। रूपाभ इन्होंने पत्रिका निकाली थी, महत्वपूर्ण, याद कर लेना, ठीक है। एक चीज़ और है, 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। जैसे 1960 में इन्हें काला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी मिला, फिर 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और उसी के बीच 1961 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। और रेडियो को आकाशवाणी नाम भी सुमित्रानंद पंत जी ने ही दिया था, ये भी आप याद रखना, कभी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कौन सी पत्रिका निकाली? रूपाभ, ठीक है। देखिए इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है पीताम्बर दत्त बर्थुआल का, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पीताम्बर दत्त बर्थुआल पूरे भारत में, या हम कह सकते पूरी दुनिया में, पहले ऐसे हमारे साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी में पहली बार डिलीट की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की थी? डिलीट की उपाधि। जब डिलीट क्या होता है, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में पीएचडी होती है, तो उस समय पीएचडी को, जो लिटरेचर में पीएचडी करते थे, उन्हें डिलीट बोला जाता था, ठीक है। डॉक्टर इन लिटरेचर बोला जाता है इसे। तो एक क्वेश्चन इनसे अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने जो इनका शोध था किस विषय पर था, उस टॉपिक का नाम क्या है, वो टॉपिक पूछा जाता है अक्सर। तो हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, तो इनका जो इनकी जो रचना थी हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, इस विषय पर इन्होंने अपना शोध किया था,
और इसी शोध के कारण इन्हें डीलिट की उपाधि, इन्हें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इस बात को हमेशा याद रखना कि जो हिंदी काव्य में निर्गुण मात है, ये इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था। जो इन्होंने ये शोध करा था, ये शोध इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था। ठीक है, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। इन्होंने ये जो शोध किया था, ये इन्होंने किया था अंग्रेजी में। ठीक है, और उसमें जो इनका टॉपिक था वो था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। क्या था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ये इनका शोध का विषय था, टॉपिक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पीताम्बर दत्त बड़थुआल जी से, आप इसको याद रखना। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, मैं जन्म बताना भूल गया, इनका जो जन्म हुआ था 1901 में हुआ था। बहुत जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1944 में। और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी आप याद कर लेना, जैसे एक रूपक रहस्य, ये इनकी रचना है। गद्य सौरभ है, गोस्वामी तुलसीदास भी इनकी रचना है। ठीक है, और गोरखवाणी है, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है मंगलेश डबराल जी। तो मंगलेश डबराल जी का जो जन्म हुआ था वो होता 1948 में। ठीक है, कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। अब हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं तो गाँव भी पूछ सकते हैं, तो अगर गाँव कभी आ गया तो आप याद रखना काफल पानी गाँव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? काफल पानी गाँव में। ठीक है, कुछ इनकी कविता संग्रह हैं, महत्वपूर्ण 4 इनकी कविता संग्रह हैं, आप याद रखने 4 कविता संग्रह को। एक पहाड़ पर लालटेन, आपने सुना होगा, घर का रास्ता, अगला है हम जो देखते हैं, और चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, आप जब अपने स्कूल टाइम में होंगे आपने एक कविता सुनी होगी संगतकार। ठीक है, तो ये भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो संगतकार किसकी रचना है? मंगलेश डबराल जी की रचना है। ये पेपर में आ सकता है कभी, संगतकार किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल जी की है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? गजाधर पंत, कृष्ण पंत, ग्रीश पंत या भी यशोधर पंत? तो यशोधर बाबू आपने सुना होगा, ही पढ़ी हुई है आपने स्कूल टाइम में। तो यशोधर पंत ये सिल्वर वेडिंग से संबंधित एक पात्र हैं। सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है? ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है मनोहर श्याम जोशी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आपने पढ़ी होंगी, क्याप, कसप, नेताजी कहीन और कुरु कुरु स्वाहा, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि मनोहर श्याम जोशी, इनके द्वारा दूरदर्शन चैनल पर सबसे पहले जो इनकी लिखी रचना थी हम लोग, उस पर धारावाहिक बनाया गया था। तो क्या? हम लोग, ये भी याद रखना। ठीक है, और हम लोग के बाद इनका एक अगली जो रचना है वो है बुनियाद, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बुनियाद, तो इस पर धारावाहिक बना। ठीक है, जो टीवी में नाटक नहीं आते, तो उस टाइप का कह रहा हूँ। तो हम लोग है, बुनियाद है, ये पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, किसकी रचना है? सब ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? मैंने आपको ऊपर बताया किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तो इन्होंने कहा था खड़ी बोली को कौरवी, और हिंदी को खड़ी बोली किसने कहा था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सलानी। क्या है? सलानी। और जो ये सिराली है, देखिए सिरा, सोर सिरा आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में, तो सोर कहते हैं सोर घाटी पिथौरागढ़ को कहते हैं, और सीरा कहते हैं डीडीहाट वाले इलाके को कहते हैं। तो जो डीडीहाट वाले इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसको सिराली बोलते हैं। ठीक है, सिराली कुमाऊनी भाषा की उपभाषा है, और सलानी एक गढ़वाली भाषा की। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है वो है ऑप्शन डी, य, र, ल, व। ठीक है, इसमें जो य और व है इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि य व ये स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार से उच्चारित होते हैं। ठीक है, स्वर से किस प्रकार? य कभी ई की तरह उच्चारित होता है, और वह होता है ऊ की तरह। अब वह बोलिए और ऊ बोलिए, आपको एक जैसा ही आपके मुखाकृति बनेगी, और एक ही प्रकार का उच्चारण कभी कभी सुनाई देता है। तो इस कारण इसे य और व को हम अर्धस्वर बोलते हैं। और जो र है, र को हम बोलते हैं लुंठित। लुंठित कहने का मतलब है जो जीभ होती है वो झटके में नीचे आती है, तो लुंठित कहते हैं हम र को। और ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक मतलब क्या होता है? ठीक है, पार्श्विक मतलब होता है पार्श्व, दो शब्दों से मिलकर बना है, पार्श्व प्लस इक।
तो इसका मतलब है पार्श्व मतलब होता है अगल बगल। तो जब हम लौ बोलते हैं तो जीभ के अगल बगल से हवा सड़क के बाहर को आती है, तो इस कारण से हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। पेपर में आता है अक्सर, जरूर आता है, ठीक है। तो य और लौ आप याद रखिएगा। श छ स और ह को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और इसके साथ ही चौ छ जौ झ को हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया है पहले, ठीक है। संघर्षी व्यंजन कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछा गया था। तो संघर्षी क्यों, आप जब चौ छ जौ झ बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो अंदर घर्षण करती है, मतलब ऐसे नहीं रगड़ के बिल्कुल बाहर को आना, इस टाइप से। तो इस कारण से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कनिष्ठ के समय में पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, वो है इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द कौन सा है। इक्षु, इक्षु, इक्खु या फिर ऊख। तो इसका जो सही आंसर है वो है इक्षु, ठीक है। छोटी ई, इक्षु आप याद रखना, ये गलत है, ठीक है। इक्षु नहीं होता, इक्षु, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन जीएस और उत्तराखंड वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, और उस वीडियो में भी हम इसी प्रकार डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप इस प्रकार डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आने वाले एग्जाम्स में देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।